अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। एक अकेला मोदी सब पर भारी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत मशहूर डायलॉग है और इस डायलॉग की गूंज दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस की रैली में भी सुनाई पड़ती रही। इंडिया अलायंस की रैली में देश के बड़े बड़े मोदी विरोधी धुरंधर मौजूद थे। महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे आए थे, यूपी से अखिलेश यादव आए थे, बिहार से तेजस्वी यादव आए थे, बंगाल से तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी नहीं आई तो उन्होंने अपने दो नेता इंडिया अलायंस के मंच पर उतारे हुए थे। जम्मू कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती आई हुई थी और दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल नहीं थे तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल अपने पति का संदेश हाथों में लिए खड़ी थी। कांग्रेस पार्टी से खुद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन हर किसी की जुबान पर, हर किसी के भाषण में एक बात साफ साफ नजर आ रही थी और वो बात ये थी कि देश से मोदी को हटाना है। रैली का नाम ही रखा गया तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ रैली। इंडिया गठबंधन की रैली को भारतीय जनता पार्टी परिवार बचाओ रैली का नाम दे रही है तो बीजेपी के कुछ नेता इसे केजरीवाल बचाओ रैली भी नाम दे रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक कोई भी एक नेता या पार्टी उन्हें चुनौती नहीं दे सकता। इसीलिए सभी पार्टियों को एक साथ आना पड़ रहा है। इसीलिए मंच पर आने वाले तमाम नेता ये कहते रहे कि जनता बड़ी है और तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि 400 प्लस का नारा प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, लेकिन ये जनता तय करेगी कि किसको कितनी सीट मिलेगी। जो लोग नारा लगाते हैं अब की बार 400 पार, उनका मुंह है कुछ भी बोलेंगे, लेकिन एक बात तय है, जनता ही मालिक है, आप मालिक हैं और आपको तय करना है कि देश के शासन में कौन बैठेगा, काम करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 10 सालों के कार्यकाल में जो फैसले लिए हैं, उसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक मोदी के विरोधियों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। कश्मीर के अंदर से अनुच्छेद 370 को हटाना एक ऐसा ही फैसला था जिसने जम्मू कश्मीर की राजनीति में धुर विरोधी रहे फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को भी एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया और दोनों की जुबान पर एक ही मुद्दा था, मोदी के फैसलों का विरोध। फारूक साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, पूर्व मुख्यमंत्री, तीनों को बंद कर दिया गया और देश को बताया गया कि हम देश हित में कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी बना है, वहाँ टेस्टिंग होती है, फिर आपके साथ वही होती है। और सोरेन जी और दूसरे संजय, इन सब में निकलेंगे जब आप इस आईन को पकड़ेंगे और जब इलेक्शन का टाइम आएगा, आपको वोट देना होगा, आप उस बटन को दबाइएगा जो इस हुकूमत को हराएगा और आपकी हुकूमत लाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के केस में जेल जा चुके हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी भ्रष्टाचार के केस में ही गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी जब मंच पर आई तो उन्होंने भी यही बात कही कि देश में जनता सबसे बड़ी है, यहाँ जनता से आशीर्वाद मांगा गया, लेकिन निशाने पर यहाँ भी प्रधानमंत्री मोदी ही थे। आपकी एक उंगली, इस उंगली का इस्तेमाल करिएगा आने वाले आगामी चुनावों में। इस उंगली से हमें, हमारे गठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोगों को मजबूती दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको अपना देश बचाना है, आपको अपना लोकतंत्र बचाना है, आपको अपने अधिकार, हक के लिए लड़ना है, तो आप लोगों को खास करके अपने इस वोट का चुनाव सही ढंग से करना होगा। अखिलेश का भी यही दर्द उनके भाषण में फूट फूट कर सामने आता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता का लगातार मिल रहा आशीर्वाद बड़े बड़े बीजेपी विरोधी राजनेताओं के गले की हड्डी बन चुका है। जब हम आज सब मिलकर के एक साथ खड़े हुए हैं तो इस मैदान से ये ऐलान होने जा रहा है
कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। आज हम लोग दिल्ली में आए हैं, सुना है लोग दिल्ली वाले आज दिल्ली से बाहर गए हैं। ये समझ लेना हम सब लोग आने वाले हैं और दिल्ली से जो बाहर जा रहे हैं आज, वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं। राहुल, सोनिया और मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बात को समझ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की विजय यानी इंडिया अलायंस के सत्ता पर काबिज होने के टारगेट के बीच अगर कोई दीवार खड़ी है तो वो दीवार नरेंद्र मोदी है। यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता जनता के बीच इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब कोई भी विरोधी मोदी का नाम लेकर सीधे सीधे मोदी के खिलाफ बोलने से बचने की कोशिश करता है। यानी आरोप तानाशाही का लगाया जाता है और निशाने पर मोदी होते हैं। मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने? सुना है? जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर प्लेयर को खरीदकर कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है। क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत ने पूरे विपक्ष को इकट्ठा कर दिया है। पूरा विपक्ष नरेंद्र मोदी को हटाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है और दूसरी तरफ बीजेपी पंजाब के अंदर अपनी जड़ों को मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। पंजाब के चुनावी मैदान में पार्टी का भगवा झंडा लहराना इस वक्त बीजेपी का सबसे बड़ा मकसद बन चुका है। 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत से भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा, लेकिन अब बीजेपी ने पंजाब में लोकसभा चुनाव में बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। अब बीजेपी पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को कमजोर करने में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं को बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल करवा रही है। दिल्ली के अंदर आए आम आदमी पार्टी के भूचाल ने पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की जड़ों को हिला दिया है। जालंधर लोकसभा उपचुनाव में जीतकर इकलौते सांसद बने सुशील रिंकू और विधायक शीतल अंगुराल ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। उधर पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता और लुधियाना से 2 बार के सांसद रहे रवनीत सिंह बिट्टू ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर, जिन्होंने कांग्रेस के टिकट पर पटियाला से चुनाव जीता था, वो भी बीजेपी की सदस्य बन गई है। ऐसे में पंजाब में बीजेपी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं को तोड़कर पंजाब की 13 में से 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। कांग्रेस से आने वाले बिट्टू को लुधियाना, परनीत कौर को पटियाला, रिंकू को जालंधर सीट से। बीजेपी ने 2019 में पंजाब की 2 सीटों गुरदासपुर और होशियारपुर से जीत दर्ज की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में पंजाब की 13 सीटों में से 8 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और 2022 के विधानसभा चुनाव में 117 विधानसभा सीटों में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी। पहले ही दिल्ली से 3 और पंजाब से 7 राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के हैं। ऐसे में पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी 13 की 13 लोकसभा सीटें जीत जाती है तो आम आदमी पार्टी के लोकसभा में 13 सांसद और राज्यसभा में 10 सांसद हो जाएंगे। इससे आम आदमी पार्टी की ताकत बहुत बढ़ सकती है। इसीलिए बीजेपी लोकसभा में आम आदमी पार्टी की राह रोकने का हर संभव प्रयास कर रही है। दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी का जनाधार कहीं बढ़ा है तो वो पंजाब राज्य से है और अब पंजाब की 13 में से 13 सीटें जीतने का जिम्मा केजरीवाल ने मान के कंधों पर ही डाला हुआ है।
हर बात पे झूठ चल रहा है, हर बात पे जुमला चल रहा है, झूठ पे झूठ, जुमले पे जुमला। अभी जुमले बनाने वाली फैक्ट्रियां चल रही हैं। अभी आने वाले दिनों में आपके पास नए नए जुमले आएंगे, यकीन मत करना। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, मैंने कहा जी 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। मोदी जी, अब तो ये भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? लेकिन अरविंद केजरीवाल के ईडी कस्टडी में जाने के बाद आम आदमी पार्टी का मनोबल पहले से टूटा हुआ है। बीजेपी इन स्थितियों के बाद पंजाब में सबसे बड़ी सफलता हासिल करने की रणनीति में जुट गई है।